कानपुर के व्यापारी की मौत का मामला है। थोड़ी देर में कानपुर पहुंच जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हां, थोड़ी देर में ही कानपुर पहुंच जाएंगे, निकल पड़े हैं वो। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कानपुर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव और वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी सक्रिय, 4 सदस्यों की एक समिति भी उन्होंने बना दी है सारे मामले की पड़ताल के लिए, जो उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन उससे पहले ही वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कानपुर के लिए रवाना हो गए। तो गोरखपुर में पुलिस पिटाई से व्यापारी की मौत के मामले में अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया परिवार। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के आश्वासन के बाद परिवार ने व्यापारी का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित पत्नी ने पति की हत्या पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पत्नी ने गोरखपुर एसपी पर मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने केस को कानपुर में ट्रांसफर करने और एसआईटी जांच की बात कही। पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले रवाना हो चुके हैं कानपुर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। और एक और बड़ी खबर है वो गोरखपुर से। व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कानपुर के व्यापारी के सिर, चेहरे और कई हिस्से में गंभीर चोटें आई। गोरखपुर पुलिस को इस मामले में तहरीर दी गई है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने 3 नामजद आरोपियों का जिक्र भी किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। ये देखिए आप, इसमें सिर पर गंभीर चोट की बात है, चेहरे पर गंभीर चोट की बात है, कई हिस्सों में शरीर के गंभीर चोट लगने की बात है। व्यापारी का पोस्टमार्टम जब हुआ तो जो उसकी रिपोर्ट आई है वो एबीपी गंगा आपको बता रहा है। और इस वक्त मृतक व्यापारी की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है एबीपी गंगा पर, हम उनसे बात करेंगे। और मीनाक्षी, आपके दुख और आपकी तकलीफ को हम लोग बहुत सहज भाव से समझ रहे हैं कि आप इस वक्त किस पीड़ा से गुजर रही हैं। लेकिन उस रात ये जानना चाहेंगे, आपके मुंह से हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि उस रात क्या हुआ था जिस रात की ये घटना है। जी मीनाक्षी। देखिए, मेरे पति बिजनेस मीटिंग के लिए गोरखपुर गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ बाय रोड। होटल कृष्णा प्लाजा में वो रुके सवेरे जी। शाम को ढाबे से खाना खाकर वो रात में फिर से होटल पहुंचे। तब तक सब कुछ सही चल रहा था, हर दिन की तरह नॉर्मल दिन था हमारा। अमूमन जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, रात देर तक हम बात कर रहे थे जी। 12:15 बजे उनके रूम का डोर नॉक होता है, उनका दोस्त रूम खोलता है। उसके साथ उधर जो हो रहा होता है मुझे नहीं पता, मैं अपने पति से बात कर रही होती हूँ। उस दौरान उनका दोस्त उनसे कुछ कहता है, तब वो मेरे को बोलते हैं कि बेटा मैं आपको 5 से 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं क्या हो गया, मतलब अच्छा सडनली कैसे फ़ोन कर रख रहे हो, क्या हो गया इतनी रात में, वो भी जी जी। तो कहते नहीं बस कुछ लोग आए हैं, मैं 5 मिनट में करता हूँ। मेरी बात भी कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन काट दिया। वो उधर बात करने लगे तो वो हौच पौच मुझे क्लियर हो गया था कि कुछ तो हौच पौच हुआ है, कोई आया है, कुछ हुआ है। और जैसा कि उन्होंने मेरे को बोला हाँ कोई आया है, इतना क्लियर होने के बाद मैंने थोड़ा एक कॉल करी, उन्होंने फ़ोन नहीं पिक हुआ। मैं समझ गई थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, अभी 10 से 15-20 मिनट में आ जाएगा। जो भी होता है इन्फॉर्म करते हैं वो मुझे ज़रूर हैं, कितनी भी मीटिंग में हो। तो मैं वेटिंग मोड पे थी। करीबन आधे घंटे बाद मेरे भांजे दुर्गेश का कॉल मेरे पास आता है और बहुत ही परेशान होकर मेरे से मनीष के दोस्तों का नंबर मांगता है कि जो उनके साथ दोस्त गए उनका नंबर है क्या मामी आपके पास, मामी हो तो दे दो। मुझे भी लगा इतनी रात को कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ। मैंने काफ़ी पूछने की कोशिश करी। उस दौरान मैंने कई बार कॉल करी थी मनीष को, जो फ़ोन कट हो रहा था, इसलिए मैं चिंतित थी और जग रही थी। अमूमन मैं 1 बजे के आसपास दुर्गेश का कॉल आया और वो मेरे से नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया और उसके पहले मैं उसके दोस्त को कॉल कर चुकी थी जी। उनके दोस्त ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, जो उनके साथ था रिंकू।
फिर दुर्गेश को जब मैंने नंबर दिया तो दुर्गेश का कॉल उसने पिक कर लिया, और नंबर देने के पहले मैंने उससे दुर्गेश से पूछा था कि क्या हुआ ऐसा, तुम मुझसे अचानक से ऐसे नंबर क्यों मांग रहे हो, कोई बात हुई है। उसने मेरे को पहले तो नहीं बताया, बहुत पूछने के बाद बताया मामी ऐसा ऐसा फ़ोन आया था। मामा का फ़ोन मेरे पास आया और मेरे को बताया उन्होंने कि मेरे रूम में 6 पुलिस वाले ज़बरदस्ती आ गए हैं और मेरी आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने सब चेक करा दिया है, कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद भी अभी भी वो हमें प्रताड़ित, मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं और मुझे ज़बरदस्ती रामगढ़ ताल में थाने में लेके जा रहे हैं। तो दुर्गेश ने कहा कि आप मेरी बात करा दीजिए, जो भी है बगल में पुलिस वाला, मैं बात करके देखता हूँ क्या है मामला। तो वहाँ पे फ़ोन कट जाता है। दुर्गेश काफ़ी बार ट्राई करता है, फ़ोन नहीं उठता है और इधर से मैं ट्राई कर रही होती हूँ। तो उसके दोस्त से को जो नंबर था उस पर ट्राई किया जाता है। थोड़ी देर बाद दुर्गेश का फ़ोन उठता है उसके दोस्त के नंबर पे, जी रिंकू के पे, और तब उसने सारी जो भी वहाँ पे हुआ था वो सारा प्रकरण दुर्गेश को बताया कि यहाँ पे 6 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मामा के साथ बदतमीजी करी, पहले हम लोग को मारा। हम लोग ने बोल दिया था कि हम लोग क्या आतंकवादी हैं जो इतनी रात में हमारी आईडी चेक हो रही है। जी। तो वो कहते हैं हम रूम भी चेक करेंगे। रूम वगैरह चेक किया, उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उनका हाव भाव अच्छा नहीं था, पुलिस वालों का टोन बहुत ख़राब थी। तो उन लोगों ने बोला अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, अब रात को आप 12:30 बजे किसी का रूम चेक करोगे, क्या ये कोई नियम है कि रात को 12:30 बजे कोई रूम चेक होता है? तो ये सब होने की वजह से उन लोगों ने बोल दिया। इसी बात पे वो गुस्सा होकर पहले उन दोनों लड़कों को मारे हैं। फिर जब देखा कि मारपीट हो रही है तो मेरे हस्बैंड ने दुर्गेश को कॉल किया था, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से मारे हैं। मेरे हस्बैंड के पास थोड़े बहुत कांटेक्ट थे, जैसे पुलिस वालों के नंबर रहते हैं, वकील का नंबर होता है, थोड़ा सा और बाकी जो नहीं हल्के फुल्के नंबर होते हैं जिनसे हम मदद के लिए बोलते हैं, जिनसे कुछ हमारा काम बन जाता है, उन नंबरों पे वो कॉल करके अपनी मदद मांग रहे थे। तो उसको इस बात पे गुस्सा आ गई कि अब क्या होगा। उतनी देर में उनके खून निकल चुका था, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो जो उनके दोस्त ने बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बगल वाले हॉस्पिटल लेके गए और अस्पताल में तुरंत हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र कर दिया, मेडिकल कॉलेज के लिए कह दिया। 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया कि मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं पहुंचा था। 2 घंटे तक हम लोग ने मेडिकल कॉलेज में अपने दोस्तों को भेजा और सब कुछ किया, बट वहाँ तब तक कोई नहीं पहुंचा था। और जैसे ही मुझे ये रेफ़र की खबर मिली थी तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, मैं और मेरे पापा और मेरे ससुर जी और मेरा 4 साल का बेटा और दुर्गेश, ये 5 व्यक्ति यहाँ से निकल चुके थे गोरखपुर की ओर। वहाँ 10 बजे सवेरे मुझे पता चला उनके दोस्तों के मार्फत कि वो एक्सपायर हो गए हैं। और उसके पहले ही बहुत देर से पूरी रात ऐसे ही हो चुका था, खबर नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने 112 पे कॉल किया, आईजी और डीएम ऐसे करके गोरखपुर के जितने भी मुझे नंबर प्राप्त हो पा रहे थे ऑनलाइन, मैंने वहाँ हर जगह कंप्लेन करी, लेकिन मुझे सिर्फ 112 से ही सपोर्ट मिला। जितना सपोर्ट मिला मुझे सिर्फ 112 से मिला। बाकी जितने नंबरों पे मैंने कॉल किया था, आश्वासन और के अलावा कुछ नहीं मिला। या तो आश्वासन मिला या तो बात ही नहीं ढंग से किया, लेकिन 112 ने सिर्फ ढंग से मेरे से बात करी, वहाँ से मुझे सपोर्ट मिला। जी मीनाक्षी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तहरीर इस मामले में आपने तब तक पता नहीं चला था। तहरीर इस मामले में कंप्लेन आपने पुलिस को कब दी, किस थाने में दी, वहाँ पर क्या किया गया? और ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है कि डीएम और एसएसपी आपसे बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या बात हुई आपसे? देखिए, जो एप्लीकेशन थी वो पोस्टमार्टम जब हो गया तब हमने दी, क्योंकि उनका कहना था आप एप्लीकेशन तभी दे सकते हैं जब पोस्टमार्टम हो जाता है। मैं सुबह जब पहुंची हूँ, उनकी अवस्था देख के मैं बहुत दुख हुआ मुझे कि एक बेकसूर को 6 लोगों ने इतनी बेरहमी से इतना मारा है। मेरे पास उस समय कोई सहारा नहीं था कि मैं अपनी मदद कर पाऊँ। भगवान की दया से और मनीष के सपोर्ट से जितना मैं कर पा रही थी, मैंने ट्विटर अकाउंट भी तुरंत ही खोलकर अपने पोस्टों को डालना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था इंसाफ इतनी जल्दी नहीं मिलता है, इतने आराम से नहीं मिलता है। आप लोग के सपोर्ट से ही मुझे कुछ मिलेगा, वरना मैं चक्कर काटती रहूँगी और कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने ट्विटर अकाउंट उसी समय ओपन किया, जो मुझे समझ में आ रहा था मैं उस समय करती जा रही थी। मुझे वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तो जब मैंने उनको देखा कि हालत बहुत ख़राब है, तो मेरी पहली गुहार जो थी वो ये थी कि मैं एफआईआर कराऊंगी।
तो उन्होंने कहा आप एफआईआर नहीं करा सकती हैं। तो मैंने कहा जिन लोगों ने मारा है जी। मुझे उनका बर्खास्त चाहिए। कहते बर्खास्त नहीं हो सकते, ऐसे नहीं होता, आप क्रम वाइज चलिए, जो प्रक्रिया है उस तरह चलिए, आप गलत तरीके से जा रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए मुझे ये एफआईआर करने के लिए क्या चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए पहले पीएम रिपोर्ट चाहिए होती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा पीएम कर दीजिए उसके, लेकिन तो कहते आप साइन करिए। मैंने कहा साइन मैं तब करूँगी पीएम के कि जो संदिग्ध हैं, जो मेरी नज़र में गुनाहगार हैं, कम से कम तब तक उनको तो आप बर्खास्त नहीं कर सकते, तो सस्पेंड ही कर दीजिए। जी जी तो उनको 4 घंटे लगे वो 6 लोगों को सस्पेंड करने में। जी जी तो 4 घंटे बाद मैंने सिग्नेचर किया है, पीएम कराया है। पीएम जैसे ही हो गया है, मैंने एप्लीकेशन दी है रात में। तो जो एप्लीकेशन की मैंने फ़ोटो आप लोग को शेयर करी थी, आप सबके पास होगी, उसमें 6 लोगों के प्रॉपर नाम लिख दिए हैं कि किन 6 लोगों के खिलाफ किन 6 लोग गए थे वहाँ उस रूम में जिन्होंने ये सब वारदात की है और मेरे पति की बेरहमी से हत्या करी है। फिर उस एप्लीकेशन को कहा गया, मैंने कहा एफआईआर दे दीजिए, मैं जाऊँ। जी जी तो कहते नहीं, एप्लीकेशन तो ले लिया, आप फोटो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, जैसा चाहिए वैसा कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे इससे काम नहीं चलेगा, आप मुझे एफआईआर दीजिए, मैं तभी जाऊँगी। जी जी मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर करने पे, प्रेशर क्या बोलूँ, मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरा था कि नहीं मैं जाऊँगी ही तभी जब ले जाऊँगी। हाँ, जिद थी मेरी, क्योंकि मैं अपने पति को देखने के बाद जिद ही कर पाई और कुछ कर ही नहीं पाई। जी 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 मीनाक्षी, उसके बाद 10 मिनट बाद उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा। मैंने 10 मिनट बाद उनसे कांटेक्ट किया कि आप दे दीजिए, तो कहते 2 घंटे बाद दूंगा। मैंने 2 घंटे बाद कांटेक्ट किया तो कहते हम नहीं देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस समय इस फॉर्म, मुझे साफ बात करना पसंद है, तो मैंने साफ बोल दिया आप देंगे कि नहीं देंगे, आप साफ बता दीजिए, हम उस हिसाब से काम करें, घुमा क्यों रहे हैं। तब उन्होंने बोल दिया हम नहीं देंगे। मैं क्यों नहीं देंगे, तो कहते वो ऑन ड्यूटी थे और ऐसे बात नहीं करेंगे रोड पे, आप आइए उस रूम में चलिए, पास ही में जो थाने हैं वहाँ बैठ के बात करेंगे। जी मीनाक्षी, उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया, वहाँ पे डीएम थे। जी जी जी, बात पूरी कर लीजिए अपनी बहुत जल्दी से। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था। बहुत ज्यादा कहने के बाद फिर मैं अनशन पे भी बाहर 5 मिनट के लिए बैठी थी, तब उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करी। यहाँ पर रखा आपने एबीपी गंगा पर, बहुत बहुत धन्यवाद।